छात्रों, आज हम सलाम कहानी पढ़ने जा रहे हैं। सलाम कहानी के लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म 1950 और मृत्यु 2013 ईस्वी में हुई थी। तो उनका संक्षिप्त परिचय हम देखते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित साहित्य के एक सशक्त कवि माने जाते हैं और उनका जन्म जो है वह मुजफ्फर जिले के बरला नामक गांव में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा इसी गांव और फिर बाद में देहरादून में हुई थी। उनका बचपन सामाजिक और आर्थिक कठिनाइयों तथा संघर्षमय स्थितियों में बीता था। प्रारंभिक जीवन में उन्हें जो कुछ सामाजिक यातनाएं सहनी पड़ी, सामाजिक कष्ट झेलने पड़े, उसे ही उन्होंने अपने साहित्य में व्यक्त किया है। ये कुछ समय तक महाराष्ट्र में भी रहे हैं। यहाँ रहते उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के साहित्य का अध्ययन किया तथा अपने चिंतन को विस्तार दिया। फिर देहरादून में स्थित आर्डिनेंस फैक्ट्री में वे कार्य करते रहे और उन्हें डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, परिवेश सम्मान, कथाक्रम सम्मान, साहित्य भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। और फिर इस तरह से उनका कुछ कहानी साहित्य कृतियाँ जो है उसका वर्णन किया गया है। तो फिर हम प्रस्तुत कहानी पढ़ने जा रहे हैं। सलाम। तो प्रस्तुत कहानी का संक्षिप्त सारांश इस तरह है कि जो दलित होते हैं, जो पीड़ित होते हैं, उन्हें जो उच्च समाज के लोग होते हैं वह किस तरह से यातना देते हैं। कुछ उन जो सामाजिक मानसिक कष्ट जो है झेलना पड़ता है उनका, उसका वर्णन करने के लिए यहाँ पर कुछ पात्रों की हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो प्रस्तुत कहानी में हमें जो जो पात्र मिलेंगे उनका हम बारीकी से अध्ययन करेंगे। तो कहानी की शुरुआत वातावरण से की गई है। तो प्रस्तुत कहानी है, शादी की रस्म पूरा होते होते रात के 2 बज गए थे। ज़्यादातर बाराती सो चुके थे। गिने चुने लोग ही दूल्हे के साथ विवाह मंडप में मौजूद थे। कमल उपाध्याय अतिरिक्त उत्साह में हरीश के साथ हर जगह मौजूद था। तो इस तरह से यहाँ पर कमल उपाध्याय नाम का एक पात्र हमें मिलता है और हरीश नामक भी एक पात्र है जो आपस में अच्छे दोस्त थे और हरीश की शादी है। घर परिवार के सदस्य की तरह सारी व्यवस्था कमल उपाध्याय की देखरेख में संपन्न हो रही थी। हरीश और कमल के संबंध ही कुछ ऐसे थे। फेरों से लौटकर वे बरामदे में ऐसी जगह तराशने लगे जहाँ थोड़ी देर पीठ टिकाकर पाँव सीधे कर सके। छोटे बरामदे में एक साथ इतने सारे लोग गुड़मुड़ होकर सोए थे। कहीं ऐसी जगह नहीं बची थी जहाँ खुलकर लेटा जा सके। तो स्वाभाविक है कि शादी ब्याह के घर में काफ़ी सारे लोगों के होने के कारण यहाँ पर और उत्साह में यहाँ पर थकान भी महसूस होती है। और जब समय हो जाता है या शादी की रस्म धीरे धीरे कम होती जाती है तो सभी सोना चाहते थे, लेकिन इतने सारे लोगों को बहुत छोटी सी जगह पर एक छोटे से बरामदे में लेटने के लिए जगह नहीं थी। बारात ठहरने के लिए एक स्कूल का बरामदा ही मिला था। तो वास्तव में यहाँ पर एक दलित परिवार के घर में यह शादी है और किस तरह से इस परिवार को एक केवल स्कूल नहीं तो स्कूल का बरामदा मिला था, छोटा सा हिस्सा मिला था और वहाँ पर ही इस शादी की सभी रस्में हो रही थी। प्रधान जी ने स्कूल खोल देने की हामी तो भर दी थी, लेकिन ऐन वक्त पर हेडमास्टर कई रिश्तेदार के यहाँ चले गए थे। काफ़ी भाग दौड़ के बाद चाबी नहीं मिली थी। आखिर हार कर बारात को बरामदे में ही ठहरना पड़ा। स्कूल में जो हैंडपम्प था, एक रात पहले ही किसी ने उसका हत्था और वॉल को खोल लिए था। पीने के पानी की भी कोई व्यवस्था वहाँ पर नहीं थी। बड़ी मुश्किल से 2 मिट्टी के घड़े ही पानी मिल पाया था। तो इस तरह से एक गरीब की शादी में या एक दलित की शादी में किस तरह की समस्या आती है, इसका यह वर्णन किया गया है। रोशनी के नाम पर सिर्फ अंधेरा था, यानी कोई रोशनी वहाँ पर थी ही नहीं। सड़क के लैम्प पोस्ट की हल्की पीली रोशनी बरामदे तक आकर अंधेरे में तब्दील हो जाती थी। इस तरह से सड़क पर जो लाइट लगी थी उसका प्रकाश भी यहाँ तक नहीं पहुँचता था। हरीश ने दूल्हेपन के भार को उतार पर दीवार के सहारे पीठ टिका दी। तो इस तरह से हरीश की शादी है
और यहाँ पर जो कुछ उसका मेकअप किया गया था उसको उसने धीरे धीरे उतार दिया था। कमल के लिए जगह बनाते हुए बोला, देखिए उसका दोस्त है कमल, इसलिए उसको वह जगह देना चाहता था। थोड़ी देर कमर सीधी कर लो, थक गए होंगे, तुम्हें तो यहाँ काफ़ी अटपटा लगा होगा। तो इस तरह से यहाँ पर यह जो कमल है वह काफ़ी बड़े घर का है, उच्च कुल का है, ब्राह्मण है, और इस छोटे से गांव में और एक दलित बस्ती में उसे थोड़ी सी जगह पर सभी कुछ अलग सा लग रहा होगा, इस बात का एहसास हरीश को भी था। कमल ने मोजे और जूते सहजते हुए कहा, रात भर की ही तो बात है, किसी तरह से गुजर जाएगी। गांव के बारे में सिर्फ पढ़ा था, देखा आज है। तो इस तरह से केवल किताबों में ही कमल ने गांव का वर्णन देखा था, आज वास्तव में वह देख रहा है। कैसा लग रहा है? हरीश ने कमल को अपनी ओर खींचा। कैसा क्या? हालत दयनीय है। कितना धैर्य है इन लोगों में। कमल ने गहरी सांस ली। तो यहाँ पर जिस अभावों का वर्णन यहाँ पर किताबों में गांव का किया जाता है, तो आज वास्तव में उसे देखकर यहाँ पर कमल कहता है कि यहाँ पर गांव वालों की एक तरह से बहादुरी है कि इस अभाव में भी वे अपना जीवन जीते रहते हैं। बरादमे के किनारे पर दो बुजुर्ग अभी तक जगे थे, रुक रुक कर बातें कर रहे थे। हरीश और कमल की वार्तालाप सुनकर उनकी ओर मुखातिब हुए। उन्हीं की बातों में वे घुल मिलकर बोलने लगे। देखिए, उनमें से एक बोला, बेटे हरीश, तुम्हारा ये दोस्त पहली बार गांव आया है क्या? प्रश्न चिन्ह। अगला पेज। हाँ ताऊ जी, उत्तर कमल ने दिया। इस तरह से हरीश भी थक चुका होगा। इस तरह से कमल हरीश का दोस्त होने के कारण उसने खुद ही जवाब दिया। कौन बिरादर है? बुजुर्ग ने बात आगे बढ़ाई। तो पुराने ज़माने जिस तरह से जाति पाति के भेद होते थे, तो पहले जाति से ही दोस्ती या दुश्मनी की जाती थी। ताऊ, क्या इतनी काफ़ी नहीं है कि यह मेरा दोस्त है और मेरी बारात में शामिल है? हरीश ने नाराज़गी व्यक्त की। अर्थात हरीश नहीं चाहता था कि कमल की जाति का जिक्र हो। बुजुर्ग किसी ज़माने में अंग्रेज़ अफसर के सेवा टहल में थे। जब भी मौका मिलता दिखाने की कोशिश करते। मैंने कोई इंसल्ट बात नहीं की है क्या जो बुरा मान गए? बुजुर्ग चुप हो गया। ताऊ जी, आपकी बात का बुरा क्या मानना? मैं ब्राह्मण हूँ और कुछ पूछना है तो पूछिए। कमल ने विनम्रता दिखाई और बुजुर्ग ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। तो इस तरह से वह जो बुजुर्ग था वह अंग्रेज़ अफसर के यहाँ नौकरी करता था पुराने ज़माने में। अब तो वह रिटायर्ड था, लेकिन इस तरह से कुछ अंग्रेज़ी वह झाड़ता था। इस तरह से वह कहता है कि मैंने उसकी कोई इंसल्ट नहीं की है और अगर वह बुरा मान जाए तो मैं चुप बैठता हूँ। लेकिन कमल ने विनम्रता से अपनी जाति बताई। सो जाओ कमल, सुबह होने में अब ज़्यादा देर नहीं। हरीश ने बात बदलने की कोशिश की। कमल सोने का प्रयास करने लगा। कुछ देर खामोशी के बाद बोला, हरीश सो गए क्या? सुबह क्या होगा? तो इस तरह से यहाँ पर हरीश सोने का प्रयास करता रहा, लेकिन कुछ देर शांत रहकर वह फिर हरीश से पूछता है कि सुबह की क्या व्यवस्था होगी? हरीश ने आँखों में नींद भरी हुई थी, अलसाए स्वर में बोला, सुबह क्या मतलब? प्रश्न चिन्ह। हरीश कहता है, मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है, चाहे देर रात 2 बजे सो, नींद 5 बजे ही टूट जाती है। माँ सुबह 5 बजे से ही पूजा पाठ में लग जाती है, उनकी खटर पटर से मैं सो नहीं पाता। बरसों से यही चल रहा है। माँ सुबह सुबह चाय बनाकर मेरे हाथ में थमा देती है। अब तो ऐसी आदत बन गई है कि यदि 6 बजे तक चाय न मिले तो सिर भारी होने लगता है। कमल ने अपनी तकलीफ सुनाई। अर्थात कमल कहना चाहता था कि उसे सुबह सुबह चाय मिलनी चाहिए। यहाँ सुबह सुबह 6 बजे चाय कहाँ से मिलेगी? हरीश ने असमर्थता जताई, क्योंकि वहाँ पर गरीबी भी थी और गांव में इतनी व्यवस्था शायद नहीं है, और इस तरह से हरीश जो है वो उसके लिए इतनी सुबह चाय नहीं दे पा रहा था। बुजुर्ग ने बीड़ी सुलगा ली थी जो अंधेरे में चमक पैदा कर रही थी। कमल से बोले, बाबूजी, गांव के बाहर एक दुकान तो है, आप सुबह जाकर देख लेना, शायद मिल जाए। आपने देखा है दुकान? प्रश्न चिन्ह। कितनी दूर है? फिर प्रश्न चिन्ह। कमल ने उत्सुकता दिखाई। इस तरह से कमल चाहता था कि
उसे सुबह के 6 बजे चाय मिल जाए। पास ही है, शाम में मैंने वहाँ से बीड़ी का बंडल खरीदा था। सामने जो गली है उसे सीधे चलकर जाना, गली खत्म होते ही सड़क है, वही एक दुकान है, बुजुर्ग ने बताया। सुबह उठते ही कमल चाय की तलाश में निकल पड़ा। गली लगभग सुनसान थी, इक्का दुक्का लोग अजब सी बिल्कुल माले आ जा रहे थे। रात वाली चहल पहल कहीं दिखाई नहीं देती थी। तो सर्दी के दिन होने के कारण लोगों ने यहाँ पर अपने आप को एक तरह से शॉल से ढका हुआ था और कंबल से ढका हुआ था, और इस तरह से वह रात में जितने लोग थे उतने लोग सुबह नहीं थे। अगली पेज पर खड़ंजे पर फिसलन थी। नालियों में बहते पानी से बचते बचाते वह गली के मुहाने पर एक खुली और रेतीली जगह पर आ गया। सामने ही सड़क के पार एक छप्पर नुमा दुकान थी, जिसके एक किनारे पर भट्टी बनी थी। भट्टी के साथ एक चबूतरा भी था, जिस पर लकड़ी के कोने में पान, बीड़ी, जर्दा, तंबाकू की थैलियाँ रखी थी। साथ ही 2-3 बदरंग से डिब्बे रखे गए थे। देखिए, फिर से यहाँ पर हमें वातावरण दिखाई देगा कि जिस तरह से 5 स्टार या अलग अलग बड़े बड़े होटलों में जो सजावट या सजधज होती है, वैसी सजधज यहाँ पर गांव पर नहीं दिखाई देती। तो एक छोटे से होटल में या टपरी जिसे हम कहेंगे, उस टपरी का वर्णन यहाँ पर किया गया है कि किस तरह से एक छप्पर नुमा दुकान थी, जिसके एक किनारे पर एक भट्टी बनी थी, जिस पर शायद जो कुछ भी खाना होगा वह पकाया जाता है या चाय बनाई जाती है। भट्टी के साथ ही एक चबूतरा भी था, जिस पर लकड़ी के कोने में पान, बीड़ी, जर्दा, तंबाकू वगैरह की थैलियाँ रखी गई थी। 2-3 बदरंग से डिब्बे रखे गए थे। भट्टी से सुलगाते कोयलों से गहरा काला धुआं निकल रहा था, जिसका कोसलापन उसने अपने फेफड़ों में महसूस किया। तो जो भट्टी सुलगाई गई थी, उसके कोयले का जो काला धुआं है वह कमल के फेफड़ों तक पहुंच गया। दीवार पर किसी सीने तारका की अर्धनग्न बदरंग कैलेंडर टंगा था, जो धूल और धुएं के हमलों से मटमैला हो गया था। तो इस तरह के जो वातावरण है वह हम ग्रामीण प्रदेशों में सामान्यतः आज भी देख पाते हैं। भट्टी के पास ही एक एल्यूमिनियम की एक बड़ी सी केतली रखी थी, जिसका रंग स्याह से काला पड़ गया था। कुछ कांच के मटमैले गिलास। तो इस तरह से वहाँ का जो भी सामान रहा होगा वह कितना गंदा, मटमैला और पुराना था, इसका वर्णन हमें दिखाई देता है। तो भट्टी के पास एक एल्यूमिनियम की किटली जिसे हम कहते हैं वह रखी गई थी, जिसमें काफ़ी सारी चाय रखी जा सकती है। ऐसा बर्तन जिसे केतली कहा जाता है, जिसका रंग बिल्कुल काला था। और कुछ कांच के गिलास थे, वह भी काफ़ी बाहर से काले पड़े थे, धूल भरे थे। कुछ कप थे, प्लेटें थी, शीशे का एक जार था, उसमें कुछ बिस्कुट पड़े थे। भगोना बाहर से काला और भीतर से भूरा मटमैला दिखाई दे रहा था। भगोना का मतलब होता है बड़ा सा पतीला, जिसमें यहाँ पर वह चाय बनाता होगा। वह जिसे हम दुकान या छोटा सा होटल कहेंगे, वो होटल वाला, ठीक है। काफ़ी गंदा था वह भी, और आसपास मक्खियों के जो झुंड के झुंड भिनभिना रहे थे। देखिए कितनी अस्वच्छता रही थी वहाँ पर। चबूतरे पर एक जर्जर सा बूढ़ा आदमी मैले कीचड़ कपड़ों में उकड़ू बैठा बीड़ी पी रहा था। देखिए, वह जो होटल का मालिक था वह काफ़ी बूढ़ा था और काफ़ी दुबला पतला भी था। उसके हाथों पैरों की नसें उभरी हुई थी, जिसे किसी ने शरीर का मांस उतारकर त्वचा हड्डियों से चिपका दी हो। देखिए किस तरह से लेखक कल्पना कर रहे हैं कि इस व्यक्ति के शरीर का मांस पूरा निकाल दिया है और त्वचा हड्डियों में चिपका दी। अर्थात उस व्यक्ति के शरीर में बिल्कुल मांस नहीं था, इतना वह दुबला पतला था। पास ही एक पुरानी बेंच पड़ी थी। उसकी हालत उस बूढ़े आदमी से भी बदतर थी, यानी वह उतना बेंच जो था वह पुराना और टूटा फूटा था। कमल ने बेंच पर बैठने की कोशिश की, बेंच चरमराई। तो यह कल्पना आप कर सकते हैं, जो पुरानी चीज़ होती है उसका अगर हम प्रयोग करें तो वह अपने आप ही बता देती है कि वह इस लायक नहीं है कि उसका इस्तेमाल कर सके। किसी तरह से उसने अपने आप को बेंच पर टिका कर कमल ने बूढ़े से कहा, चाय मिलेगी, थोड़ा टाइम लगेगा। बूढ़े ने बीड़ी का आखिरी कश खींचा।
कमल दुकान में रखी हर चीज़ को उत्सुकता से देखता रहा। जिसके जहन में माँ का ख्याल आ गया, यदि इस समय घर में होता तो माँ गरम गरम चाय लेकर आती। चाय बनाते समय भी माँ कोई ना कोई श्लोक दोहराती रहती। देखिए, जो पढ़े लिखे या उच्चभ्रू समाज के लोग होते हैं तो उनमें एक सहजता होती है, उनमें एक सुघड़ता होती है, उनमें एक स्वस्थता होती है। लेकिन गांव के अनपढ़ जो लोग होते हैं उनमें काफ़ी अस्वस्थता और अस्वच्छता दिखाई देती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कमल जो है वह तुलना करता है। धुएं का झोंका कमल के मुंह और आँखों में भर गया। उसने जेब से ऊपर रुमाल निकालकर नाक और मुंह पर रखा। कड़वड़ाहट उसके भीतर समा गई थी। जो भट्टी का काला धुआं था वह काफ़ी कड़वा भी था, वो उसके शरीर में चला गया। कितनी देर लग जाएगी चाय में, कमल ने जिज्ञासा की। बस अभी हो गई, भट्टी सुलग रही है, बैठो आप, चाय वाले ने आश्वस्त किया। तो यहाँ पर चाय वाले ने भट्टी बना दी थी और वहाँ पर चाय बनाने की तैयारी में वह था। थोड़ा समय लगेगा। चाय वाला लोहे के सरिये से भट्टी में कोयले संवारने लगा। मुझे दिख रहे हो बाबूजी, कहाँ से आए? चाय वाले ने बात शुरू की। देहरादून से, कमल ने सहजता से कहा। उसका ध्यान सुलगती भट्टी पर टिका हुआ था। अर्थात कमल चाहता था कि जल्दी से जल्दी उसे चाय मिल जाए। ठीक है, अगला पेज हम पढ़ रहे हैं। अगले पेज पर आइए। देहरादून का नाम सुनकर चाय वाला चौंका। देहरादून से कल एक बारात भी आई है, चाय वाले ने प्रश्न की तरह कहा। देखिए, तो यहाँ पर हमारा संघर्ष शुरू हो जाता है कि किस तरह से देहरादून से एक बारात उस गांव में आई थी। हाँ, मैं उसी बारात से आया हूँ। तो कमल नहीं समझ पा रहा था कि क्या आगे चलकर इतना बवाल हो जाएगा। वह बारात तो चूहड़ों के घर से आई थी। चाय वाले की जिज्ञासा गोली में बदल चुकी थी। तो देखिए, यहाँ पर एक निम्न परिवार के यहाँ वह बारात जो वह आई हुई थी, ऐसा वह चाय वाला कहता है। तो क्या हुआ? कमल ने सवाल किया। चाय वाला एकदम चुप हो गया। उसकी चुप्पी ने कमल को संशय में डाल दिया। चाय वाले के हाव भाव बदल गए। देखिए, इस चाय वाले के जो तेवर है वह पूरी तरह से बदल चुके थे। वह भट्टी के पास से हटकर इधर उधर के काम करने लगा। कभी इस डिब्बे में इस डिब्बे को उठाकर वहाँ रख देता, कभी उस डिब्बे को उठाकर यहाँ रख देता, कभी मटके से पानी निकाल कर कनस्तर में भरने लगता। भट्टी सुलग कर लाल लाल अंगारों में बदल गई थी। अंगारों की लपटें उठ रही थी, लेकिन चाय बनाने के आसार कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे थे। देखिए, कहीं ना कहीं यह जो चाय वाला है उसको यहाँ पर कमल को चाय नहीं पिलानी थी। कमल का गला शुष्क होने लगा था। भट्टी तो धधक गई थी। एक कप चाय बना दीजिए, कमल ने काफ़ी शालीनता से कहा। चाय वाले ने वही जवाब दिया, तुम्हें यहाँ चाय नहीं मिलने की। चाय वाले की आवाज़ में रुखापन था, जिसे महसूस करते हुए कमल ने तीखे स्वर में पूछा, लेकिन क्यों? अभी तो थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि चाय मिलेगी। कहा था, और अब कह रहा हूँ कि नहीं मिलेगी, चाय वाले ने कठोरता से कहा। कमल चाय वाले के व्यवहार से चकित था। फिर वह नम्रता से बोला, लेकिन भाई साहब, क्या हुआ? क्या है? क्या मैं पैसा नहीं दूंगा? चाय वाला उसके ठीक सामने तनकर खड़ा हो गया। दोनों हाथ कुल्ले पर टिकाकर सीना चौड़ा करते हुए बोला, यो पैसे शहर जाके दिखाना। 2 पैसे हो गए जेब में तो क्या सारी दुनिया को सिर पर ठाए घूमो? यह शहर नहीं है, गांव है। यहाँ चूहोड़ चामारों की को मेरी दुकान में चाय नहीं मिलेगी, कहीं और जाकर पियो। कमल की नसें फड़फड़ाने लगी। उसने चाय वाले को अग्नेय नेत्रों से घूरा। आवाज़ में शक्ति भरकर बोला, चूहोड़े चामारों को नहीं मिलती तो किसे मिलती है? चाय वाला उसकी बात अनसुनी करते फिर अपने काम में लग गया। कमल को यह असभ्य वन मानुष दिखाई पड़ रहा था। उसने साहस करके पूछा, तुम्हारी क्या जात है? चाय वाला भभक कर बोला, मेरी जात से तुझे क्या लेना देना? इस चूहड़े चांभार भी जात पूछने लगे। कलयुग आ गया है, कलयुग।
तो इस तरह से यहाँ पर हमने देखा ही है कि कमल ब्राह्मण जाति का होने के बावजूद भी अपने दोस्त जो शायद निम्न जाति का है उसकी शादी में शामिल होने के लिए आया है। और कहीं ना कहीं यह जो गाँव वाला चाय वाला है वह कमल को भी उसे निम्न जाति का समझ बैठा है। हाँ, कलयुग आया है सिर्फ तुम्हारे, अगले पेज पर हम देखेंगे। हाँ, कलयुग आया है सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम अपनी जात नहीं बताना चाहते तो सुनो, मेरा नाम कमल उपाध्याय है। उपाध्याय का मतलब जानते होंगे या समझाओ? उपाध्याय यानी ब्राह्मण। कमल ने आंखें तरेर कर कहा, चूहोड़ों की बारात में ब्राह्मण? प्रश्न चिन्ह देखिए। चाय वाला कर्कशता के साथ हंसा, शहर की चतुया ब्राह्मणा, मैं तो आदमी को कू करते ही पहचान लूं कि किस जात का है। चाय वाले ने सेकी बघारी। उनका वार्तालाप सुनकर राह चलते लोग ठिठक कर मजा लेने लगे। सुबह सुबह का वक्त था। देखते देखते लोग जमा हो गए। लोगों को देखकर चाय वाले की बूढ़ी हड्डियों में जोश आ गया। आवाज का त्योहार चढ़ने लगा। बल्लू रागड़ या रामपाल भी भीड़ देखकर ठिठक गए। मांजरा क्या है जानने के लिए चाय की दुकान की ओर बढ़ा। बूढ़ा चाय वाला किसी शहरी को फटकार रहा था। रामपाल के छूटते ही पूछा, चाचा कौन है यो? रामपाल को देखते ही चाय वाला और बिफर पड़ा। चूहड़ा है, खुद को ब्राह्मण बता रहा है। जुम्मन चूहड़े की बारात है। अब इस लोग ही फैसला करो। अब तुम लोग ही फैसला करो। जो यो बाम है तो चूहड़ों की बारात में मूत पीने आया है। जात छिपा के चाय मारे। मैंने तो साफ कही, बुद्धू की दुकान पे तो चाय मिलेगी नहीं। चूहड़ों चामारों को कहीं और ढूंढ ले जाके। चाय वाले ने आसपास खड़े लोगों का समर्थन जुटाने की कोशिश की। दुबला पतला सा रामपाल किया पहलवान था। गाल पिचके, हड्डियां उभरी हुई थी, बारीक मूछें, तेल से चिकट बाल, कुल मिलाकर ऐसा हुलिया जिसे देखकर बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि इस 1.5 हड्डी के आदमी को गांव भर का दबदबा है। तो इस तरह से रामपाल सिकिया अपने आप को पहलवान समझता था। वास्तव में वो काफ़ी दुबला पतला था, लेकिन फिर भी ऊंची जात का होने के कारण इस गांव में उसका बहुत दबदबा है। रामपाल को देखते ही खुसर फुसर एकदम शांत हो गई। कमल भी स्वयं को इस चक्रव्यूह में फंसा महसूस करने लगा और आसपास खड़े लोगों पर नज़र डाली। उसने अपनी बात का विरोध करने के लिए मुंह खोला। भाइयों, बात पूरी होने से पहले ही रामपाल ने उसे डांटा। यो शहरी जनखे, हम तेरे भाई हैं, साले जबान संभाल के बोल। एक तरह से वे गालियाँ देते हैं। जाके जुम्मन चूहड़े से रिश्ता बना। इतनी जोरदार लौंडियाँ लेकर जा रहे हैं शहर वाले। जुम्मन के सिंग लिड़क आए हैं। अरे, लौंडिया को किसी गांव में ब्याह देता तो म्हारे जैसा का भी भला हो जाता। एक तीखी हंसी का फव्वारा छूटा। आसपास खड़े लोगों ने उसकी हंसी में अपनी हंसी मिला दी। अर्थात इस पूरे पैराग्राफ में हमें दिखाई देता है कि जो निम्न जाति के लोग हैं या वहाँ की स्त्रियाँ ही क्यों ना हो, उन पर किस तरह से अन्याय अत्याचार किया जाता है, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, अगले पेज पर हम पढ़ते हैं। कमल को लगा जैसे अपमान का घना बियाबान जंगल उग आया है। यानी चारों तरफ से किस तरह से एक जाति को अपमानित किया जाता है, लेकिन एक पढ़े लिखे व्यक्ति को यानी कमल को ये खुद का अपमान लग रहा है, मानव जाति का अपमान लग रहा है। उसका रोम रोम कांपने लगा। उसने आसपास खड़े लोगों पर निगाह डाली। हिंसक शिकारी तेज नाखून से उस पर हमला करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। उसने पहली बार अखबारों में छिपी उन खबरों को शिद्दत से महसूस किया कि जिस पर विश्वास नहीं कर पाया था। वह फलाह जगह दलित युवक की पीट कर हत्या कर दी गई है, या फला जगह पर आग में भून दिया गया है, घरों में आग लगा दी है। जब जब भी हरीश इस तरह का समाचार कमल को सुनाता, वह एक ही तर्क दोहराता देता था। अर्थात उसका विश्वास ही नहीं बैठता कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ, एक मानव दूसरे मानव के साथ इस तरह का बर्ताव कर सकता है केवल जाति के लिए। हरीश
अपने ही मन में हीन भावना निकालो। दुनिया कहीं की कहीं निकल गई है और तुम लोग वहीं के वहीं हो। उगते सूरज की रोशनी को देखो। अपने आप पर विश्वास करना सीखो। पढ़ लिख कर ऊपर उठोगे तो कुछ अपने आप मिट जाएगा। लेकिन इस वक्त कमल के सामने हरीश का एक एक शब्द सच बनकर खड़ा था, सच साबित हो रहा था। कमल ने फिर से साहस बटोरा और विरोध किया। क्या है गांव के अतिथि सत्कार? आप लोग अपने गांव की लड़की के लिए ऐसे बातें कर रहे हैं। क्या वह आपके गांव की बेटी नहीं है? कमल के आगे कुछ और बोलता इससे पहले ही रामपाल ने अपनी वजूद से ज़्यादा शक्ति से चीख कर बोला, जा चुपचाप चला जा, वरना एक भी जिंदा वापस नहीं जा सकेगा, ना लोंढिया भी जा पाएगी। कमल को धक्का देकर छप्पर नुमा दुकान से बाहर कर दिया। रामपाल ने कमल कोई बवाला खड़ा नहीं करना चाहता था। सीने से उठे रहे ज्वार को उसने शांत किया। उसे हरीश का ख्याल आ गया। वक्त की नजाकत भाप कर वह चुप रह जाना ही ठीक समझा। यानी वह उनसे नहीं लड़ा, क्योंकि हरीश के लिए उसके जीवन में यह एक बहुत बड़ा दिन था। उसकी शादी थी और इसी शादी में वह किसी तरह का दुख का साया नहीं पड़ने देना चाहता था। सड़क से उतरकर वह रेतीले रास्ते पर आ गया। उसका रग रग में अंगारे दहक रहे थे। लड़कों की झुंड उसके आगे लग गई थी। वह कमल को चिढ़ाने का प्रयास करने लगे। चूहड़ा चूहड़ा, वे जोर जोर से चिल्ला रहे थे। प्रत्येक शब्द नस्तर की तरह उसके जिस्म को तीर कर लहूलुहान कर रही थी। कमल लड़कों से बचकर गली की ओर लपका। तेज कदमों से दौड़ते वह जनवासे में पहुंचा, जहाँ पर देखिए एक तरह से लड़के को रखा जाता है, यानी दूल्हे को रखा जाता है, उसे जनवासा कहा जाता है। तो वहाँ पर वह पहुंचा। उसकी सांसें फूल गई थी। मूड बुरी तरह उखड़ा हुआ था। उसका जो मूड था वह पूरी तरह से उखड़ा हुआ था, जिस पर अभी हजारों चींटियां रेंग रही थी। पोर पोर गर्म दहकते लावे सा जल रहा था। यानी उसकी पूरे नसों नसों में दुख था और कहीं ना कहीं अत्याचार है उसके खिलाफ लड़ने के लिए मानव वह तैयार था। अगले पेज पर हम पढ़ रहे हैं। उसे देखते ही हरीश ने पूछा, क्या बात है? चेहरा उतरा हुआ है। कुछ नहीं, ठीक हूँ। कमल ने गहरी सांस ली। तो हरीश और कमल देखिए अच्छे दोस्त होने के बावजूद वह एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते हैं। और ऐसी स्थिति में यहाँ पर वह कहता है कि कहाँ चले गए थे? बड़ी देर लगा दी, चाय का इंतजाम कराया है, बस तुम्हारा ही इंतजार है, हरीश ने कहा। कमल दीवार के सहारे टिक कर बैठा, चुपचाप, जैसे विचारों की सुनसान पगडंडिया पर अकेला विचरण कर रहा हो। उसे इस तरह से खामोश देखकर हरीश ने पूछा, क्या बात है? कुछ परेशान लग रहे हो? नहीं, कुछ नहीं, बस थोड़ा सिर भारी है, कमल ने टालना चाहा। उसके जहन में 15 वर्ष पुरानी घटना दस्तक देने लगी। उसकी स्मृति मात्रा से ही उसका शरीर में एक लहर सी दौड़ गई। उस रोज कमल हरीश को पहली बार स्कूल से सीधे अपने घर ले गया था। पिताजी कहीं बाहर गए हुए थे। उसने अपनी माँ से हरीश को मिलाया था। माँ ने दोनों को खाने के लिए कुछ दिया। हरीश ने पहला कौर मुंह में रख ही दिया था कि कमल की माँ ने पूछा, बेटे तुम्हारे पापा क्या करते हैं? देखिए यहाँ पर जिस तरह से कमल का अपमान हुआ है, उसी तरह से हरीश का भी अपमान खुद कमल के ही घर में कैसा हुआ। यह जो दृश्य है, वह जो घटना है, वह कमल को याद आती है। और इस तरह से ये दोनों अच्छे दोस्त होने के कारण स्कूल से एक रोज़ वह अपने माँ से हरीश को मिलाता है और हरीश की माँ उनको दोनों को खाने के लिए कुछ देती है। हरीश खा ही रहा था कि कमल की माँ ने उसे पूछा। वह देखिए क्या जवाब देता है, जी नगर पालिका में सफाई कर्मचारी है। हरीश ने सहजता से उत्तर दिया। हरीश की जवाब सुनते ही कमल की माँ आग बबूला हो गई। कमल के गाल पर एक झनाटेदार थप्पड़ पड़ा था। देखिए यहाँ पर यानी कमल की माँ ने कमल को काफ़ी ज़ोर से पीटा था। पता नहीं कहाँ कहाँ से इन कंजड़ों को पकड़कर घर ले आता है। खबरदार जो आगे किसी हरामी को दोबारा यहाँ लाया। कमल पर यह पहला अप्रत्याशित था।
तो इस तरह से कमल जो था वह बालक था और वैसे ही वह बड़ा हुआ था, और वह नहीं चाहता था कि किसी प्रकार का समाज में जाति पाति के या स्पृश्य अस्पृश्यता के कोई भेद हो। और ऐसी स्थिति में वह तो न रोया था न प्रतिरोध कर सका था, क्योंकि वह छोटा था। सिर्फ फटी की फटी आंखों से वह माँ के गुस्से से भरे चेहरे को देखता रह गया था। यानी इतनी छोटी उम्र में वह सोच नहीं पा रहा था कि उसका क्या दोष है, कि किस तरह से किसी निम्न जाति के दोस्त को वह अपने घर ले आया था। माँ ने हरीश को भी ढेर सी गालियाँ देकर घर से भगा दिया था। माँ की दुत्कार फटकार से हरीश पूरी तरह से आहत हुआ था। उसे पहली बार लगा था कमल और वह दोनों अलग अलग है, दोनों के बीच में कोई फासला है। उसे अपने पड़ोसी सगुना के शब्द याद आ गए, बट्टे ब्राह्मण से दोस्ती राश नहीं आएगी। लेकिन हरीश ने सगुना की बात को कभी अहमियत नहीं दी थी। देखिए, हरीश को भी उसके जाति के लोग बार बार उसे समझा रहे थे कि ब्राह्मण से यानी कमल से दोस्ती ना करो, कहीं ना कहीं तुम अपमानित होगे। लेकिन हरीश मानता नहीं था, लेकिन इसका सबूत उसे आज मिल गया था। कमल उसका अपना था, एकदम सगा था, बल्कि अपनों से भी ज़्यादा था। इस घटना से हरीश के मन को कई खरोंचें डाल दी थी। तो यानी दोनों भी बहुत दुखी थे। हरीश के जाने के बाद माँ लगातार बड़बड़ाती रही। सारा घर दोबारा धोया गया, गंगा जल छिड़क कर ज़मीन पवित्र की गई। कमल के बालमन में यह एक दरार पैदा हुई थी। वह चुपचाप जाकर अपने कमरे में लेट गया था। ढेरों सवाल उसके मन को कचोट रहे थे। आखिर माँ ने ऐसा क्यों किया? तो इस तरह से पुराने ज़माने में जो जाति के भेदभाव थे वह हमें दिखाई देते हैं। अगले पेज पर हम पढ़ेंगे, क्या कमी है हरीश में। क्या कमी है हरीश में? दिन भर उसने कुछ नहीं खाया था और रात में भी माँ ने उसे बहुत समझाया था, ऊंच नीच बताई थी, फिर भी वह चुपचाप निर्विकार मुद्रा में बैठा था। माँ के सारे दाव उसे मनाने में हार गए थे। अर्थात कमल जो है वह किसी भी हालत में हरीश की दोस्ती तोड़ना नहीं चाहता था। बेटे, उनके संस्कार गलत होते हैं, ये लोग छोटे होते हैं, उनके साथ बैठने से बुरे विचार मन में पैदा होते हैं। और भी कई बातें माँ ने बताई थी, लेकिन कमल के अनुभव इन सबसे भिन्न थे। तो यह इसमें सच्चाई नहीं है, यह हरीश कमल जानता था। माँ के तर्कों से जब उसने उबने लगा तो आखिर उसने माँ से पूछ लिया, तुम कभी उनके घर गई हो, उनसे मिली हो? फिर कैसे जानती हो कि वह बुरे लोग हैं? माँ अवाक होकर कमल का चेहरा देखने लगी थी। कमल के आंखों में गुस्सा नहीं था, कुछ ऐसा था जो धीरे धीरे बर्फ की तरफ पिघल रहा था। उसे वह पकड़ना चाहती थी पर पकड़ में नहीं आ रहा था। माँ ने हार कर एक समझौता कर लिया था, उसकी जानकारी हरीश को नहीं हुई थी। हरीश के खाने पीने के बर्तन कुछ अलग रख दिए थे। तब से आज तक कमल एक ऐसी अंधेरी गली में चला गया था जहाँ रोशनी का कोई कतरा नहीं दिखाई देता। उसे हमेशा लगता है जैसे हरीश से विश्वासघात हो रहा है। तो देखिए, यहाँ पर कमल के घर में जब भी हरीश आता था तो उसके बर्तन अलग से रखे जाते थे। तो इस तरह से छुआछूत या अस्पृश्यता के जो भेद है वह इस घर में भी रखे जाते थे। तो ऐसे ही ख्यालों में यहाँ पर जो कमल है वह डूबा रहा। हरीश ने उसे टोका, कहाँ खो गए, लो चाय पियो। एक देहाती लड़का चाय के 2 गिलास थामे खड़ा था। कमल ने एक गिलास उसके हाथ में लिया। चाय की चुस्की लेते हुए कमल का बिगड़ा हुआ मूड बदलने लगा। चाय पीने के बाद सिरदर्द से थोड़ी राहत महसूस की उसने। सूरज फिर से ऊपर चढ़ गया था। शादी के घर में काफ़ी चहल पहल थी। दोपहर का खाने का विशेष इंतज़ाम किया गया था। पास के कस्बे से नान और मीट बनाने के लिए एक कारीगर बुलाया गया था। एक मोटा ताज़ा बकरा काटा गया था। पके हुए बीट और गर्म मसालों की महक पूरे आंगन में फैल गई थी। कुछ लोग सुबह से दारू पीने बैठ गए थे। काफ़ी हो हल्ला होने लगा था। बच्चों को चिल्पो अलग सी, यानी छोटे बच्चे जिस तरह से किसी जिद के लिए रो पड़ते हैं वह आवाज़ें। बड़े बूढ़े हुक्के के गुड़गुड़ में अपने ज़माने को याद कर रहे थे। औरतों की व्यस्तता ही कुछ अलग थी। हरीश की सास ने पुराने कपड़ों पर एक नई ओढ़नी डाल ली थी।
दूल्हे को लेकर उसे सलाम करना जाना था। देखिए, यहाँ पर हमें कहानी का शीर्षक मिला है सलाम। तो एक परंपरा है उनके यहाँ कि किस तरह से दूल्हे की जो सास है वह दूल्हे को लेकर उच्च वर्ग के पास जाती है, जिसे सलाम कहा जाता है। हरीश के पिताजी कुछ परेशान दिखाई दे रहे थे। कमल ने परेशानी का कारण जानना चाहा तो वे टाल गए। सुबह से कुछ चल रहा था जिसका थोड़ा भास कमल को होने लगा था, लेकिन कोई भी उसके सामने खुलकर बातें नहीं कर रहा था। हरीश के ससुर जुम्मन ऋषिकेश में सरकारी कर्मचारी थे। परिवार गांव में रहता था। पारंपरिक जीवन था। गांव के अगले पेज पर हम पढ़ रहे हैं, जिसे फिर से हम दोहरा देते हैं। हरीश के ससुर जुम्मन ऋषिकेश में सरकारी कर्मचारी थे। परिवार गांव में ही रहता था। पारंपरिक जीवन वे बिता रहे थे। गांव में कई परिवारों में वे साफ सफाई का काम हरीश की सास करती थी। जुम्मन की बड़ी लड़की बाप के साथ ऋषिकेश में रहती थी। सरकारी मकान आसपास की देखा देखी जुम्मन ने उसे स्कूल भेजा था। देखते देखते उन्हें हाई स्कूल की परीक्षा प्राप्त की थी। साथ ही उसमें सुगढ़ता भी आ गई थी। अच्छा परिवेश पाकर उसमें बदलाव आ गया था। गांव भर की लड़कियों से वह अलग दिखाई देती थी। वैसे ही गांव की वह पहली लड़की थी जिसने हाई स्कूल पास किया था। जुम्मन की घरवाली जिन परिवारों में काम करती थी उनसे अधिकतर रागड़ थे। गांव देहात के नियम कायदे के हिसाब से हरीश को सलाम के लिए विदाई से पहले रागड़ों के दरवाजे पर जाना पड़ता है। यह एक रस्म है। रागड़ का मतलब होता है उच्च वर्ग के लोगों के घर पर, जिसे न जाने से कितनी सदियां निभा रहे जा रही है। हरीश के पिताजी ने साफ इनकार कर दिया था, हम सलाम करने अपने लड़के को नहीं भेजेंगे। रागड़ों के परिवार से कई बार बुलावा आ गया था। बिरादरी के बड़े बूढ़े अपने आप तर्क देकर ऊंच नीच समझा रहे थे। बाप दादों की रीत है, एक दिन में तो ना छोड़ी जावे। ये बड़े लोग हैं, सलाम पे तो जाना ही पड़ेगा। और फिर जल में रहकर मगरमच्छ से बैर रखना तो ठीक नहीं है। और इसी बहाने कपड़ा लत्ता बर्तन भांडे भी नेक दस्तूर में आ जाते हैं। अर्थात वे गरीब होने के कारण यहाँ पर कुछ अपेक्षाएं उनकी होती है, कुछ आशाएं होती हैं जो बड़े परिवारों से पूर्ण होती है। हरीश ने स्पष्ट तौर पर कह दिया, मुझे न तो ऐसे कपड़े चाहिए न बर्तन, और अपरिचितों के घर सलाम करने में क्यों जाऊंगा। हरीश ने जब जब कभी किसी दूल्हे या दुल्हन को इस तरह से दरवाजे दरवाजे घूमते देखा तो उसे लगा जैसे स्वाभिमान की चिंदी चिंदी करके बिखेरी जा रही है। बाजे गाजे के साथ घूमता दूल्हा निरीह जीव दिखाई पड़ता था। दामाद हो या नई नवेली दुल्हन, सलाम के लिए घर घर जाने का रिवाज तो हमने नहीं पुरखों ने बनाया था, जिसे इस तरह से छोड़ देना ठीक नहीं है। गांव में रहना 10 ज़रूरतें हैं, जुम्मन ने जोर देकर कहा। यानी गांव में रहना है तो काफ़ी सारी ज़रूरतें आन पड़ेगी, और इस तरह से अगर उनके घर नहीं गए तो उनका अपमान होगा, और इसलिए ये रस्म को निभाना जरूरी है। हरीश ने तीखे शब्दों में कहा, आप चाहे जो समझे, मैं इस रिवाज को आत्मविश्वास तोड़ने की साजिश मानता हूँ। यह सलाम की रस्म बंद होनी चाहिए। आवाज़ सुनकर कमल और हरीश की ओर बढ़ा। कमल अपनी ओर से आते देखकर हरीश चुपचाप हो गया। हरीश का चेहरा तनाव में कसा हुआ था। क्या बात है हरीश, कुछ मुझे भी बताओ, कमल ने जिज्ञासा प्रकट की। अगले पेज पर देखिए, प्रत्येक कार्यकलाप में तो कमल हरीश के साथ था, घर जाकर जहाँ तक, लेकिन इस वक्त वह अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहा था। हरीश के पिताजी ने कमल के कंधे पर हाथ रखा। कुछ नहीं बेटे, आप यहाँ बैठो। सामने आंगन नीम के पेड़ के नीचे मैंने आपके लिए एक चारपाई डालवा दी है, आराम करो। जात बिरादरी की कुछ समस्या है, हम निपटा लेंगे। कमल को लगा जैसे वह सचमुच बाहरी व्यक्ति है। उसने कातर दृष्टि से हरीश की ओर देखा। हरीश ने आंखों के इशारे से शांत रहने को कहा। कमल जाकर चारपाई पर बैठ गया। दोपहर होते होते बात पूरे गांव में फैल गई। जुम्मन का जवाई ने सलाम पर आने को मना कर दिया है। गांव के राघड़ बल्लू राघड़ की चौपाल पर जुड़ने लगे, यानी जितने भी उच्च वर्णीय थे वे सब जमा होने
लगे। ऐसा लग रहा था जैसे जोहड़ के पानी में किसी ने कंकड़ फेंक दिया हो। गोल गोल लहरें घूमकर किनारों पर फैल गई हो। रागड़ गुस्से में फनफनाए घूम रहे हो। बल्लू रागड़ की सिकिया पहलवान रामपाल कमल उपाध्याय को चाय की दुकान पर धसिया कर चौड़ा हुआ घूम रहा था। अपनी बहादुरी का किस्सा समूचे गांव को सुना चुका था। कैसे एक चूहड़े को उसने चाय की दुकान में जात छिपाकर चाय पीते रंगे हाथ पकड़ा लिया। बाराती था इसलिए छोड़ दिया। यह हरकत किसी और ने की होती अभी तक तो अर्थी सज रही होती। लोग सुनते और मजा लेते, साथ ही अपनी ओर से कुछ जोड़ देते। दोपहर तक चर्चा पूरे गांव में फैल गई थी। बल्लू रागड़ हालत देखकर कुछ जुम्मन के घर आया। आते ही उसने जुम्मन और उसकी घरवाली को मेहमानों के सामने फटकार सुनाई। जुम्मन, तेरा जवाई अब तक सलाम पर क्यों नहीं आया? तेरी बेटी का ब्याह है तो हमारी भी कुछ हक है। जो नेक दस्तूर होता है वो तो निभाना पड़ेगा। हमारी बहू बेटियां घर में बैठी इंतज़ार कर रही है, ले के जल्दी आ जा। जुम्मन ने सिर पर लिपटा कपड़ा उतारकर बल्लू राघव के पाँव पर धर दिया। चौधरी जी, जो सजा दोगे भुगत लूँगा। बेटी को विदा हो जान दो। जमाई पढ़ा लिखा लड़का है, गांव देहाती की रीत न जाने हैं। तभी तो कहूँ जातकों को स्कूल में ना भेजा करो। स्कूल जाके कौन सा इन्हें बैरिस्टर बनना है, ऊपर से इनके दिमाग चढ़ जाए। यो न घर के रहेंगे न घाट के। गांव की नाक तो तूने पहले ही कटवा दी है कि जो लौंडिया को 10वीं पास करवा दी। क्या जरूरत थी लड़की को पढ़ाने की? गांव की हवा बिगड़ रही है। अब तेरा जवाई सलाम पे जाने से मना कर रहा है, उसे समझा दे, सलाम के लिए जल्दी आवे। बल्लू ने फैसला सुनाया। ठीक है, अगला पेज देखिए। जुम्मन ने गिड़गिड़ा कर रियाई कर भरे शब्दों में कहा, चौधरी जी, मेरी लाज लखरो, मैं थारा गुलाम हूँ। मेरा तो जीना मरना सब कुछ थारी ही गेल है। जो कहोगे करूँगा, बस करके बेटी को विदा हो जान दो। मैं थारे पाँव के नाक रगड़ूंगा। बल्लू राघव गुस्से में फनफनाता चल दिया। जाते जाते चेतावनी देकर बोला, इन शहर वालों को कह देना कौवा कभी भी हंस ना बन सके हैं। अर्थात कौवा कभी भी हंस नहीं बन सकता। यानी जो निम्न जाति के हैं वे निम्न जाति के ही रहेंगे, चाहे वह कितने भी पढ़े लिखे क्यों न हो। ऐसे यहाँ पर उच्च वर्गीय लोगों की धारणा है। बल्लू के जाते ही कमल ने हरीश से पूछा, कौन था यह? इस तरह से डरा धमका क्यों रहा था? हरीश ने चुप रहने का इशारा किया। तभी सभी भय से सहम गए थे। बल्लू राघव के जाते ही बिरादरी की तैयारी शुरू हो गई थी। जुम्मन ने जात बिरादरी के स्त्रियों को हिदायत दे दी थी, टीके की रस्म जल्दी निपटाए, बिना हो हल्ला के रागड़ कभी भी रोला कर सकता है। शादी की सारी चहल पहल पल भर में सन्नाटे में बदल गई थी। सब सन्नाटे का शोर कमल उपाध्याय को बेचैन कर रहा था। उसका दम घुट रहा था। उसने हरीश की ओर देखा। हरीश की आंखों में आत्मविश्वास और स्वाभिमान के उगते सूरज की चमक दिखाई पड़ रही थी। दोनों ने एक दूसरे को हाथ गर्मजोशी से दबाया। आंखों ही आंखों में एक दूसरे को आश्वस्त किया। नीम के पेड़ पर हरी नर्म पत्तियां हिल रही थी, मानो उनको हौसला दे रही थी। जल्दी जल्दी भारत को खाना खिलाया गया। हरीश और कमल खाना खाकर नीम की छांव पर पड़ी चारपाई पर बैठ गए थे। सामने एक दीवार की ओर मुंह करके 10-12 बरस का लड़का खड़ा था। उसके चेहरे पर गुस्से के भाव थे। उसे ढूंढते ढूंढते एक बूढ़ा आदमी आंगन में घुसा। उसके हाथ में नान और मीठ था। दीपू, ओ दीपू, कहाँ है? ये लौंडा भी बहुत दिक करे हैं। चूहड़ों के घर में पैदा होके ब्राह्मणों से बोली बोले हैं। उसे दीवार के पास खड़ा देख उसने डांटा, तू यहाँ छिपा खड़ा है, मैं कब से तुझे ढूंढ रहा हूँ। ले लोटी खा ले, देख कितना अच्छा मीट बना है। बूढ़े ने मनाने की कोशिश की। ना, मैं नहीं खाता, मैंने खाए मेरा मुँह। लड़के ने ऐठ कर हुए कहा, पर क्यों, क्या हुआ इसमें? बूढ़े ने तल्खी दिखाई। मुसलमान के हाथ की बनी रोटी मैं नहीं खाता। लड़के ने दूर हटाते हुए कहा, मुसलमान? कौन मुसलमान? जो वह गाढ़ा बैठा
रोटी बना रहा है। लड़के ने रोटी बनाने कारागिर की ओर इशारा किया। ठीक है, अगले पेज पर देखिए। वो तो हिंदू है, चलकर देख। बूढ़ा उसे खींचकर ले जाने लगा। लड़का घसीटते हुए बूढ़े के पीछे पीछे जा रहा था। चीख चीख कर कह रहा था, नहीं वो मुसलमान है, मैं नहीं खाऊंगा उसके हाथ की बनी रोटी, मैं नहीं खाऊंगा। अबे उल्लू की दुम, एक बार चल के देख ले फिर कहना। बूढ़ा उसे घसीट कर भट्टी की ओर ले गया और नान बन रहे थे। लड़के ने चीखने की आवाज़ लगा रही थी, नहीं नहीं, मैं मुसलमान के हाथ की रोटी नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। कमल और हरीश फटी फटी आंखों से उस लड़के को देख रहे थे। कुछ देर पहले जगा आत्मविश्वास लड़के की आवाज़ दबने लगा था। कमर और हरीश दोनों खामोशी के अंधेरे जंगल में भटक रहे थे। दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे थे और गहरी सांस ले रहे थे। इस तरह से जो सामाजिक वातावरण है, यह समाज में जो ऊंच नीच और अस्पृश्यता के भेद है, वह किसी के मिटाए नहीं मिटते। उसके लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। यही बात यहाँ पर सलाम कहानी से स्पष्ट होती है। धन्यवाद। मोटी कहानी होती है।